जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहाँ पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। 2017 के पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी, हर एक व्यक्ति जानता था। एक जद्दोजहद के साथ जब हम लोग उस समय अयोध्या की यात्रा करते थे तो बहुत सारे बैरियर हुआ करते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और अयोध्या अपनी पहचान के लिए मोहताज थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन चुनौतियों से भी हमें का भी सामना करना था। जो आज़ादी के बाद से लगातार जिन भावनाओं को दबाया गया था वहाँ पे, साथ साथ अयोध्या का समग्र विकास भी करना था, लेकिन अयोध्या को उसकी पहचान भी देनी थी। और उसी में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि ये विवाद हो सकता है। देखिए, आप सत्ता में रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल वातावरण भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में समन्वय बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही कुछ परिणाम दे पाएंगे। और अयोध्या के साथ भी यही हुआ। हमने कहा भी ठीक है, विरोध होता है तो होने दीजिए, देखेंगे। अयोध्या जाएंगे, कोई एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जो अयोध्या की पहचान बन सके। दीपावली तो अयोध्या से जुड़ी हुई थी, दीपोत्सव, और दीपावली के आयोजन को एकदम विस्मृत सा कर दिया गया था अयोध्या में ही। तो हमने दीपोत्सव के आयोजन के साथ फिर उसकी पहचान को वहाँ दिलाई। तो हम लोगों ने वहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति और सरयू मैया के प्रति दीपोत्सव के माध्यम से जो कृतज्ञता ज्ञापित की थी, उसका परिणाम आज नई अयोध्या के रूप में सबके सामने है, जिसको देख करके हर व्यक्ति अभिभूत होता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन विरासत के प्रति है, उसका मूर्तमान स्वरूप आज अयोध्या में भी देखने को मिलता है। आज आप देख रहे होंगे, जिस अयोध्या में साल भर में कुछ लाख लोग आते थे, आज करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवसाय वहाँ फल फूल रहा है, लोगों को अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी सत्ता की चिंता करें और अपनी विरासत को विस्मृत कर लें, तो मुझे लगता है कि ये हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ भी, अपने समाज के साथ भी और अपने देश के साथ भी। मैंने आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने कहा था कि जो यूपी का युवा है छिपता था ये कहने से कि मैं यूपी का हूँ, क्योंकि उसको एक श्रमिक के रूप में देखा जाता था, एग्रीकल्चर लेबर या कंस्ट्रक्शन लेबरर। लेकिन यूपी की जो छवि बदली है, ही सेज इट प्राउडली कि मैं यूपी का हूँ। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए, 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, उत्तर प्रदेश का ये नाम सुन करके ही उसको किसी नौकरी के लिए जाता था, उसको बाहर कर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके ही होटलों में कमरे नहीं मिलते थे, रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी, लोग किराएदार नहीं बनने देते थे, लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का युवा हो, अन्नदाता किसान हो, या किसी भी सेक्टर का कोई व्यक्ति आज पहचान के लिए मोहताज नहीं है। और ये पहचान के लिए जो मोहताज नहीं है, आज वो कहीं जाता है तो कहीं भी देश के अंदर कहीं जाता है, दुनिया के अंदर कहीं जाता है, अगर वह यूपी का नाम लेगा तो लोगों के मन में, अगर वह धार्मिक आस्थावान व्यक्ति है तो अयोध्या, काशी, प्रयागराज,
या यहाँ के धर्मस्थल याद करके बड़े सम्मान के साथ लोग उसको देखते हैं। यूपी के नाम से, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों के मन में होता अच्छा ये वहीं से आए हैं। तो यूपी जो पहले एक श्रम शक्ति माना जाता था, एक लेबर के रूप में यहाँ की एक पहचान थी कि यहाँ के लोग एक सामान्य उसके साथ जुड़ेंगे, आज वही यूपी विरासत की शक्ति के रूप में और अर्थ शक्ति के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाई। आप तो फिल्म जगत से भी लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पर। हमारी फिल्म सिटी, यहाँ पे यूपी के अंदर एक फिल्म सिटी का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है और उस पर सारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि कला का सम्मान किया जाना चाहिए और कला के उसी सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। डिलिमिटेशन पर जो दक्षिण के राज्य हैं वो थोड़े नर्वस कह लीजिए। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनकी जो पहचान है वो खतरे में है। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने इस मामले में बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया है और ये केवल स्टालिन के नाम ने जो बैठक की है केवल एक राजनीतिक एजेंडा है उनका। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु में ही हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। आप हिंदी बेल्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है, किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुर्विसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। कर्नाटका में और तमिलनाडु में, खासकर इन दोनों राज्यों में कई लोगों का मानना है कि जब यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं और ऑटो रिक्शा वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूँ कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था,
नानाराव पेशवा के पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के इस 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं तो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में भी अगर हिंदी पढ़ा दी जाए क्या बुरा है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराट स्वरूप रखना चाहिए देश के लिए। कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा कि जितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहिए। अच्छी बात की, हम अभिनंदन करते हैं जी। मैंने 2024 के बाद चुनावों के बाद और जितने अधिक भाषा सीखेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जी, हैदराबाद के लिए उन्होंने वही किया था अपने पिछले टर्म में। अच्छी बात है, और इसीलिए हैदराबाद आज एक हब बना है। आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी उस स्तर का नहीं है। तो ये दो जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजन हम लोगों के सामने रखा था। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें से 3 वर्ष के दौरान तो कोविड महामारी के साथ जूझते हुए हमारे व्यतीत हुए, लेकिन उस सब के बावजूद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में, अगर जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूं, 1950 से लेकर के या 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी, वह 12,75,000 करोड़ की थी। और आज यह अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। यानी पिछले 8 वर्ष में, यानी जो 70 वर्षों में जितने हम पहुंचे थे उससे दुगनी से अधिक हमने सफलता प्राप्त की है 8 वर्ष में, और वह भी तब जब 3 वर्ष कोविड महामारी से जूझते हुए हम लोगों ने कार्य किया है। पर कैपिटा इनकम 1947 से लेकर के 2017 तक कुल पहुंच पाई थी 46,000 तक। आज ये लगभग 1,10,000 तक पहुंची है। मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का, असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास युवा शक्ति है और ये बहुत प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है, हमारे पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, युवा को शक्ति को, अपनी युवा शक्ति को, उसको उसके इस स्केल को स्किल में बदलने की कार्रवाई को इसके साथ बढ़ा करके हमने आगे उसको तैयार किया है। अब हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है और इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस टारगेट को तय किया है कि 2029 में यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था भी होगा। वो SSS वाली बात जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, SSS, ये SSS के माध्यम से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है
कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.